सुबह सुबह मेरी चित्तौड़ पोस्टिंग है अभी, और सुबह सुबह जैसे हम सुबह 6 से 2 किलोमीटर में पहुंचे कंगराट रोड पर, तो मेरे गार्ड ने गाड़ी रुकवाने के लिए आ गए, तो ड्राइवर ने कोई बातचीत ना करते हुए, मुझे अपनी कोई समस्या ना बताते हुए रोड पर जाम लगा। तो पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी, उसमें प्रेग्नेंट लेडी थी जो जा रही थी, तो उन्होंने बिल्कुल हंसते हुए मुझे धन्यवाद दिया कि थैंक यू, आपने जाम खुलवा दिया। हमको सोच रहे पता नहीं कितना लंबा लगेगा। तो ये रहता है कि जाम लगता है तो नुकसान तो सभी का होता है। सुबह 6 से 2 की ड्यूटी में राजकीय आदेश अनुसार मैं गंगराट रोड पर ड्यूटी करने गई। 6:15 के करीब मैं पहुंची, और जैसे मेरे गार्ड ने एक यूपी नंबर गाड़ी थी उसको रुकवाने के लिए हाथ दिया, तो या तो वो ड्राइवर किसी चीज से परेशान हो गया, या जो भी कोई उसकी परेशानी रही होगी, बाद में उसने मुझे बताया कि जब गाड़ी सीधी हो गई और वो मेरे पास आया कि मैडम मेरा मार्च में भी चालान हो गया था, मैं घर से बहुत परेशान हूँ। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी बाद में, और फिर भागने लगा। तो मैंने कहा पुलिस जब तक आएगी तो मैं ये प्रयास करूँ कि मैं इसको रोकूं, वरना अगर ये भाग जाएगा तो बहुत बड़ा लंबा जाम लग जाएगा, लोगों को बहुत असुविधा हो जाएगी। ट्रक को लॉक कर दिया था, ट्रक को उसने जीपीएस से लॉक किया था, किसी भी सूरत में केवल वो ही स्टार्ट कर सकता था, और तो कोई कर भी नहीं सकता था। उसकी जो भी उसने मानसिकता थी, तो उसने मैंने उनको हाथ से बोला भाई चलो अब गाड़ी खोलो, तो वो मेरे हाथ पे यूं काटने लगा। तो उसको मैंने थोड़ा ऊपर सिर से पकड़ा, और फिर उसको थोड़ा पुश करते हुए कुछ लोकल लोग आए और मेरे गार्ड्स ने, उन्होंने हम उसको गाड़ी तक लेकर आए, और हमने उससे फिर लॉक खुलवाया। तो उसमें लगा कि मेरे को लॉक नहीं खोलना, मेरी परेशानी है। वो अपनी परेशानी बताना चाहता था, पर ये कोई तरीका नहीं है कि रोड जाम कर वो अपनी परेशानी बताए। अगर आपकी परेशानी है तो आप हमें ऐसे बताइए, हमारे उच्च अधिकारी है उनको बताइए, पर ये तरीका थोड़ा सही नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन करके, कानून का मजाक उड़ाकर अपनी परेशानी से अवगत करें। उसके बाद उसने देखा, जब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो पिछले टायरों को नीचे ले लिया। फिर वो काफी अड्डा कट्टा था, यूपी के संभल का वो रहने वाला था, तो उसको फिर एक दो जब तक 2 ट्रक हो गई थी तो उनकी मदद से उसको बाहर निकाला। और हकीकत तो ये थी कि वीडियो मैंने बनाया है, तो हकीकत ये थी वो भाग रहा था और उसको मैं पकड़ रही थी। अब देखिए जंगल जैसी जगह, उसमें हमको हमारी कार्रवाई भी करनी है, कानून के पालन भी कराना है, राजस्व वसूली भी करनी है, और हमें एक ऐसा डेकोरम तैयार करना है जिसको पब्लिक भी एक्सेप्ट करे। तो जब हमने उसको रोका तो उसे भागने की कोशिश की, अगर वो भागने में सफल हो जाता तो हो सकता है पीछे एम्बुलेंस में किसी की मृत्यु ही हो जाती। मुसीबत तो यह जाम लग जाए तो प्रॉब्लम, और इस बार तो जाम नहीं लगा तब भी प्रॉब्लम हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन मास्टर। आज हमारे साथ है आरटीओ विभाग इंस्पेक्टर मुक्ता जी सोनी। आज हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से इस विभाग जो आरटीओ विभाग है उसमें किस तरह की चुनौतियां होती है, किस तरह की सरकार आपको टारगेट देती है या राजस्व के लिए आपको निर्देशित करती है। और आप एक महिला भी हैं, साथ के साथ आपको घर भी चलाना, घर भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है और नौकरी भी करनी होती है। किस तरह की चुनौतियां होती है? जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम मुक्ता सोनी है और मैं हाल परिवहन निरीक्षक परिवहन विभाग में कार्यरत हूँ। जब परिवहन विभाग की बात करते हैं और हमारे पद की बात करते हैं तो एक वर्दी की नौकरी आती है और बेल्ट की नौकरी आती है। तो जहां बेल्ट की नौकरी आ जाती है वहां महिला हो या पुरुष, परिवार के साथ सामंजस्य बड़ा मुश्किल हो जाता है, और परिवार के लिए समय बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एक राजकीय सेवा ऐसी है जिसमें जान का भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई हम लोगों के द्वारा की जाती है, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें जो विक्षिप्त मानसिकता वाले लोग हैं वो कुछ पर्सनल दुश्मनियां भी पुलिस वालों के साथ या हम लोगों के साथ ले लो, वो रख लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारे द्वारा राजकीय हित में या सुरक्षा हित में काम किए जा रहे हैं, और हमारा जो कार्य होता है वो भारतीय दंड संहिता या परिवहन विभाग की बात करें तो इंडियन मोटर व्हीकल रूल्स एंड एक्ट्स और राजस्थान रूल्स एंड एक्ट्स के हिसाब से किया जाता है। मतलब सरकार के द्वारा वाहनों के प्रचालन के लिए जिस तरह के नियम बनाए गए हैं उसकी अनुपालना, मतलब लॉ एनफोर्समेंट ही हमारा कार्य होता है। सर्वप्रथम हमारा कार्य सड़क सुरक्षा है। जिस प्रकार भारत देश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, रोड्स भी बढ़ रही है, लोगों की आय भी बढ़ रही है, और सड़क पर वाहनों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ना सिर्फ पर्सनल वाहन जैसे कार और बाइक, अपितु ट्रक्स, बसेस, सभी तरह के वाहनों की संख्या बढ़ी है। तो उससे
सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना भी स्वाभाविक है, परंतु हमारा प्रथम उद्देश्य यही रहता है कि हम सड़क सुरक्षा पे कार्य करें और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें। इसके अलावा हमारा दूसरा कार्य जो भी इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स हैं और राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स है, जिसमें टैक्सेशन भी एक रूल है, उनकी अनुपालना होता है। तो लॉ एनफोर्समेंट हमारे द्वारा जो भी व्हीकल्स इलीगल तरीके से चल रहे हैं, अनऑथराइज तरीके से चल रहे हैं, उन्होंने अल्ट्रेशन किए हुए हैं, जैसे बॉडी बढ़ा दी गई है ज्यादा माल भरने के लिए। और जहाँ राजस्थान की बात करते हैं तो खनन का बहुत ज्यादा राजस्थान में है, तो उसमें इस तरह ओवरलोडिंग है या अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल है। टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्स है, तो सरकार के लिए राजस्व वसूलना, ये भी एक काम है। तो इस तरह के काम हमारे द्वारा किए जाते हैं, जिसमें कई बार मोटर मालिक भी हमारी कार्रवाइयों से जो कि नीति संगत है और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स के हिसाब से है, राजस्थान मोटर व्हीकल एक्ट और रूल्स के हिसाब से है, टैक्सेशन एक्ट के हिसाब से है, उन पर कार्रवाई करने से कई बार वाहन मालिक भी नाराज हो जाते हैं। तो बड़ी चुनौतियां आ जाती है, पर उन सबका सामना किया जाता है। और जिस वातावरण में हम काम करते हैं, सरकार की तरफ से भी हमारा मनोबल बहुत बढ़ाया जाता है, जिससे कि हमें ऊर्जा मिलती है कि हम राजकीय हित में कार्य करते रहे। नहीं तो किस तरह के ऐसे कोई मामले हो जिसमें ड्राइवरों ने कोई बदतमीजी की हो आपके साथ में, या नियम मानने से मना कर दिया हो, या वो नियम के विरुद्ध सड़क पे चल रहा हो और आपको उनको मना समझाने के लिए किस तरह के प्रयास करने पड़े, कई जगह विरोधाभास भी हुआ होगा, ऐसी कोई घटना? जी सर, बिल्कुल होता है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास तकनीकी पद है और हम सभी मोटर वाहन निरीक्षक पूरे हिंदुस्तान में ही या तो ग्रेजुएट इंजीनियर से, डिप्लोमा इंजीनियर से, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल से, तो अधिकतर सभी पहले किसी ना किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में काम किए हुए हैं। इससे पहले मैंने भी प्राइवेट नौकरी करी, टाटा, महिंद्रा, कम्युनिस्ट लिमिटेड इत्यादि कंपनियों में, होंडा हाउस में, महिंद्रा में। तो अब जब फिर शादी के पश्चात मैंने नौकरी करी, क्योंकि मेरे ससुर जी की इच्छा थी कि जब तुम ग्रेजुएट हो तो सरकार के लिए कुछ अच्छा काम करो, तो फिर ये नौकरी स्टडी के बाद ज्वाइन करी और परिवार की इच्छा से करी। अब अधिकतर जितने भी जो ट्रक ड्राइवर है सर, वो हमारे देश का बहुत बड़ा सिपाही है जी। आप ये देखिए कि हम नाइट ड्यूटी करते हैं, दिन की ड्यूटी भी करते हैं, और इस नौकरी में मुझे करीब 12-13 साल का समय हो गया, होगा। तो इस दौरान मतलब बहुत ही कम ऐसे केसेस हुए कि किसी भी ड्राइवर ने हमसे किसी प्रकार की बदतमीजी करी। हाँ, हुए जरूर है, क्योंकि ये तो एक जीवन का सत्य है कि सभी की सोच एक सी नहीं हो पाती। जैसे कि आप देखते हैं कि पुलिस द्वारा भी कुछ आदतन अपराधी जो होते हैं उनको गिरफ्तार भी किया जाता है, सजा भी करवाई जाती है। तो उसी प्रकार सबकी मानसिकता एक सी नहीं होती। हम रात की ड्यूटी करते हैं, गाड़ियों को बंद भी करते हैं। कुछ ड्राइवर्स तो बहुत आराम से गाड़ी बंद करवा लेते हैं थाने में जाके, कुछ ड्राइवर द्वारा रास्ते में भाग जाते हैं, गाड़ी छोड़ के जाते हैं। तो पर अधिकतर 12 साल में 1 या 2 केसेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें हमें मुसीबत का सामना करना पड़ा है। बाकी अधिकतर तो मैं ये कहती हूँ कि ड्राइवर हमारे देश का सिपाही है, जो हर तरह के वातावरण में, सर्दी, गर्मी, बरसात में हमारे लिए कार्य, हर प्रकार की विषम परिस्थिति में काम करता है और हम उसका साथ देते हैं। पर चूंकि कई बार व्हीकल में खामियां होती हैं, वाहन की फिटनेस अलाउ नहीं करती कि उसे चलाया जाए। हाँ, उसमें ड्राइवर का कई बार कसूर नहीं होता है, वहां स्वामी का कसूर होता है, पर हमें कार्रवाई करनी पड़ती है जो कि नीति संगत है। कई बार ड्राइवर की मानसिकता भी खराब होती है। तो जब हम लाइसेंस जारी करते हैं तो हम ऐसे ड्राइवर का बिहेवियर वॉच करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर द्वारा रोड पर जाम भी लगा दिया जाता है बिना किसी विषय के ही, क्योंकि उसको हो सकता है घर से कोई मानसिक परेशानी हो या आदत से परेशान हो। तो अभी हाल फिलहाल भी एक ऐसा ही वाक्य हुआ था कि सुबह सुबह मेरी चित्तौड़ पोस्टिंग है अभी, और सुबह सुबह जैसे हम सुबह 6 से 2 किलोमीटर में पहुंचे कंदरा रोड पर, तो मेरे गाड़ी को पाने के लिए आगे, तो ड्राइवर ने कोई बातचीत ना करते हुए, मुझे अपनी कोई समस्या न बताते हुए रोड पर जाम लगा। अब सर क्या होता है, देखिए जब रोड पर जाम लगता है तो चूंकि मैं एक महिला हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं भी रोड यूजर हूँ, जिस रोड का मैं उपयोग करें, उस पर अगर जाम लग जाता है तो पीछे हो सकता है कोई रोगी एम्बुलेंस में आ रहा हो, कोई बस में सवारियां सवार हो जिनकी तबीयत खराब हो। सुबह का टाइम हो तो अधिकतर चित्तौड़ पहुंचने वाली सवारी, उदयपुर पहुंचने वाली सवारियां अपने गंतव्य के निकट होती है, और ट्रक भी है, टैक्सियां हैं, कारें हैं, बिल्कुल। कोई सपोज यही करे कि जैसे मैंने जाम उस टाइम खुलवाया, मात्र 2 मिनट 10 सेकंड में मैंने उस जाम खुलवा दिया था, तो पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी, उसमें प्रेग्नेंट लेडी थी जो जा रही थी,
तो उन्होंने बिल्कुल हंसते हुए मुझे धन्यवाद दिया कि मैडम थैंक यू, आपने जाम खुलवा दिया, हमको सोचने में पता नहीं कितना लंबा लगेगा। तो ये रहता है कि जाम लगता है तो नुकसान तो सभी का होता है, और कई बार ड्राइवर द्वारा ये भी किया जाता है कि वो वाहन को छोड़कर ही भाग जाता है। नहीं, उस दिन गंगरा के हाँ। नाके पर क्या घटना हुई थी, ड्राइवर के साथ में क्या बातचीत हुई थी, ड्राइवर ने क्या किया था, तो आपको इतना गुस्सा आया, आपने उसके बाद पकड़ नहीं, के मुझे क्या- गुस्सा से मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि गुस्से की ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स के हिसाब से कार्रवाई होते हैं, और सरकार ने जो जुर्माना जिस धारा में निर्धारित किया, सपोज हाइट है तो सरकार ने अभी 13 फुट से अगर ऊपर हाइट जा रही है तो उसके लिए 5,000 रुपये निर्धारित किया है जुर्माना। ओवरलोडिंग का अपने हिसाब से, अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल का अपने हिसाब से अलग जुर्माना है। तो जो भी जुर्माना है वो हमें देना होता है चालान बनाकर उससे। तो उस दिन की घटना ये रही कि जैसे सुबह 6 से 2 की ड्यूटी में राजकीय आदेश अनुसार मैं गंगरा टोल पर ड्यूटी करने गई। 6:15 बजे के करीब मैं पहुंची, और जैसे ही मेरे गार्ड ने एक यूपी नंबर गाड़ी थी उसको रुकवाने के लिए हाथ दिया, तो या तो वो ड्राइवर किसी चीज से परेशान हो गया, या जो भी कोई उसकी परेशानी रही होगी, बाद में उसने मुझे बताया कि जब गाड़ी सीधी हो गई और वो मेरे पास आया कि मैडम मेरे मार्च में भी चालान हो गया था, मैं घर से बहुत परेशान हूँ। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी बाद में, पर उस टाइम ये हुआ कि जैसे गार्ड ने हाथ दिया तो उसने अपनी कोई भी परेशानी मुझे बिना बताए सीधी गाड़ी रोड पर आगे लगाकर यातायात जाम करने का प्रयास किया। तो मेरे विवेक के आधार पर मैं तुरंत पुलिस को फोन लगाया, क्योंकि पुलिस सहायता के लिए आती है और लोकल पब्लिक भी आती है। तो मैंने भी, वो ड्राइवर क्या था कि वाहन को जीपीएस से उसने लॉक कर दिया और चाबी भी ले ली और वो भागने लगा। तो मैंने उसको भागते हुए आवाजें दी और उसको पकड़ा, क्योंकि अगर वो भाग जाता तो पीछे एम्बुलेंसेज, बसेस, उनमें जितने भी लोग थे उनको बहुत भारी परेशानी हो जाती। तो मेरा पहला प्रयास था कि मैं सड़क पर जाम बनाऊं। तो मैंने उससे बोला कि मैं तेरा चालान नहीं बनाऊंगी, तू गाड़ी सीधी करूंगी, पर वो इस बात को नहीं माना और फिर भागने लगा। तो मैंने कहा पुलिस जब तक आएगी तो मैं ये प्रयास करूं कि मैं इसको रोकूं, वरना अगर ये भाग जाएगा तो बहुत बड़ा लंबा जाम लग जाएगा, लोगों को बहुत असुविधा हो जाएगी। ट्रक को लॉक कर दिया था उसने। ट्रक को उसने जीपीएस से लॉक किया था, किसी भी सूरत में केवल वो ही स्टार्ट कर सकता था और तो कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि आजकल चोरी वगैरह बढ़ी है तो सब लोग लॉक लगा कर रखते हैं, कंप्यूटराइज लॉक होता है। तो उसको मैंने पकड़ा, उसकी समझाइश भी की और उसको थोड़ा कानून का भी हवाला दिया कि भाई आप इस तरह से अगर सरकारी आदेशों की अवहेलना करेंगे और कानून का मजाक बनाएंगे और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, मैं आपका चालान भी नहीं करूंगी, आप गाड़ी सीधी करिए, परंतु वो नहीं माना। तो फिर उसको थोड़ा सा पुश किया, तो उसकी जो भी उसकी मानसिकता थी, तो मैंने उनको हाथ से बोला भाई चलो अब गाड़ी खोलो, तो वो मेरे हाथ पे यूं काटने लगा। तो उसको मैंने थोड़ा ऊपर सिर से पकड़ा और फिर उसको थोड़ा पुश करते हुए कुछ लोकल लोग आए और मेरे गार्ड्स ने, उन्होंने हम उसको गाड़ी तक लेकर आए और हमने उससे फिर लॉक खुलवाया। उसमें लगा कि मेरे को लॉक नहीं खोलना, मेरी परेशानी है, वो अपनी परेशानी बताना चाहता था, पर ये कोई तरीका नहीं है कि रोड जाम कर वो अपनी परेशानी बताए। अगर आपकी परेशानी है तो आप हमें ऐसे बताइए, हमारे उच्च अधिकारी है उनको बताइए, पर ये तरीका थोड़ा सही नहीं है कि हम कानून का उल्लंघन करके, कानून का मजाक उड़ाकर अपनी परेशानी से अवगत करें। उसके बाद उसने देखा जब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो पिछले टायरों को नीचे ले लिया। फिर वो काफी अड्डा कट्टा था, यूपी के संभल का वो रहने वाला था, तो उसको फिर जब तक 2 ट्रक हो गई थी तो उनकी मदद से उसको बाहर निकाला और करीब 10-15 मिनट बाद ही वहां पुलिस ले गई थी। तो उसको फिर थाने भी भेजा गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। नहीं, आप वहाँ मौके पे जब कार्रवाई हो रही थी तो आप भी वीडियो बना रहे थे और सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग दूसरे भी वीडियो बना रहे थे, तो आखिर हकीकत क्या थी? हकीकत तो ये थी कि वीडियो मैंने बनाया है, तो हकीकत ये थी वो भाग रहा था और उसको मैं पकड़ रही थी। अब देखिए जंगल जैसी जगह, उसमें हमको हमारी कार्रवाई भी करनी है, कानून के पालन भी कराना है, राजस्व वसूली भी करनी है और हमें एक ऐसा डेकोरम तैयार करना है जिसको पब्लिक भी एक्सेप्ट करे। तो जब हमने उसको रोका तो उससे भागने की कोशिश की, अगर वो भागने में सफल हो जाता तो हो सकता है पीछे एम्बुलेंस में किसी की मृत्यु ही हो जाती, और अगर वो भाग जाता तो एसपी साहब भी आते हैं। जैसे पूर्व में कई बार जाम लग चुका है, क्योंकि मुसीबत तो यह जाम लग जाए तो प्रॉब्लम, और इस बार तो जाम नहीं लगा तब भी प्रॉब्लम हो गई। यानी तो इससे पहले कोई ऐसा जाम लगा था और किसी का ट्रांसफर हुआ था? हाँ, इससे पहले हुआ ये कि 1-2 बार जाम लग गया, तो उस मामले में भी हमारे, चूंकि मैं परिवहन निरीक्षक, राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो हमने सरकार से मांग भी रखी है कि आपको ऐसी चेकिंग प्रणाली निर्धारित कर दें जिससे इस प्रकार की समस्या बंद हो जाए। चेकिंग प्लाजास की हमने मांग कर रखी है, क्योंकि अगर देखिए जाम लग जाता है तो भी परेशानी है और जाम नहीं लगा
तब भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें जो कार्रवाई करनी होती है उससे वाहन स्वामी हमसे नाराज हो जाता है कि आपने इतना आर्थिक लॉस हमको दे दिया। तो किस चीज पर कितना जुर्माना लेना, ये तो सरकार के द्वारा निर्धारित किया है, ये तो हमारे हाथ में है नहीं। और जो भी कानून बनाए गए हैं वो भी सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। तो हमारा तो काम ये है कि हम उसकी अनुपालना करवाएं, और जो लोग उनकी अनुपालना नहीं कर रहे हैं उनके हमारे द्वारा चालान किए जाते हैं। अब चालान करने से अगर कोई नाराज हो जाता है तो इसमें कई बार तो बड़ी भारी पर्सनल दुश्मनियां भी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कोई ट्रैफिक पुलिस के ऊपर या हमारे कार्स के ऊपर, कई बार तो निरीक्षकों के ऊपर से ट्रक वाला गुस्से में आकर गाड़ी निकाल कर ले जाता है। तो ये मानसिकता है जिसको हमको बदलना है। चित्तौड़ की जो नेता है, एक यहाँ बैठक हुई थी जिला परिषद की, और उन्होंने कहा था कि जो परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर है वो टोल नाके के कैमरे के सामने चेकिंग क्यों नहीं करते, जंगल में क्यों करते। सर मैं तो बिल्कुल उस टाइम टोल नाके के सामने कंगरा टोल पर ही चेकिंग कर रही थी, और मेरे द्वारा तो हमेशा, जैसे चित्तौड़ जब से मेरे ज्यादा दिन नहीं वो चित्तौड़ पोस्टिंग हो रही है, तो मेरे द्वारा तो टोल नाके पर ही चेकिंग करी जाती है, ओछली चोट पे। क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मेरा खुद को यह रहता है कि हाँ जो भी मैं काम करूँ, क्योंकि हम पर कई बार क्या होता है नकल आक्षेप लगा दिए जाते हैं। पर आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, कोई भी क्लिप बना के कोई भी किसी भी रूप में प्रस्तुत कर देता है, हमें हमारी सफाई देने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि तेजी से वीडियो वायरल होते हैं। अब हमारे पास तो घर को देने कोई समय नहीं होता, तो हम अपनी बात को व्हाट्सएप पर नहीं प्रचारित कर सकते। तो हमारे द्वारा ये कोशिश की जाती है कि हम जो भी काम करें वो किसी ना किसी की नजर में हो। अगर कॉल पर अगर कैमरे है तो मैं तो वही योगी इच्छा। यानी आप लोगों के लिए चुनौती है कि आला अधिकारी को भी खुश रखना है, जनप्रतिनिधि नेताओं को खुश रखना और मीडिया को भी खुश रखना है। कई बार सोशल मीडिया में इस तरीके के भ्रमा के जो वीडियोस होते हैं वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, क्या इस मामले में ऐसा लगा से बिल्कुल लगा, क्योंकि क्या होता है कई बार जो सत्य नहीं है, जैसे बताया गया कि बेबी वगैरह बात मैंने किसी प्रकार की बातपीट नहीं, कोई एविडेंस नहीं। हाँ इतना जरूर है कि हमने उसकी समझाइश की तो हमने उसको थोड़ा धक्के दी, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम लगता तो जाम लग जाता। तो हम समझाइश में जब हमने कोई, तो वो उसकी आदत में होगा वो मेरा हाथ काट देगा, तो मैंने उसको सिर से पकड़ा, यानी आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा बिल्कुल, और आत्मरक्षा तो सबको अधिकार है। इसके साथ साथ मेरे विवेक ये कहता था कि आत्मरक्षा के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी मेरा कर्तव्य है। पर अगर रोड पर जाम लग जाएगा तो मेरा राष्ट्र धर्म पहले ही कहता है कि मेरी सुरक्षा के साथ साथ मैंने अपनी सुरक्षा की परवाह भी नहीं करी, क्योंकि मेरी तो काफी उम्र हो गई है, अभी 40 से ऊपर आ गई मैं, और वो ड्राइवर तो काफी यंग था और अच्छी खासी उसकी हाइट थी। फिर भी मैंने पूरे प्रयास किए कि मैं कैसे तो भी जाम को नहीं लगने दूं, और ईश्वर ने मेरा साथ दिया कि जाम नहीं लग पाया। जिस तरीके से अभी सरकार की योजनाएं चल रही है, टोल प्लाजा के ऊपर हाईटेक कैमरे लगेंगे, उसके जरिए वाहनों के चालान कर गए, क्या ये इस तरह की योजना अभी राजस्थान में भी कुछ जिलों में चालू हुई है, तो इसमें किस तरह की चुनौती है, क्या परेशानी आएगी अगर इस तरीके से करते, कहीं नंबर प्लेट की प्रॉब्लम? सर देखिए, अगर हम टोल से चालान बनाएंगे, आप ऑफेंसेस देखिए, ऑफेंसेस वाहन में कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो विजिबल और कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो विजिबल है ही नहीं। ठीक है, वाहन से अगर आप टोल प्लाजा से, जैसे अभी ये भी चालू हुआ था कि माइनिंग में लीजिए, माइनिंग में ओवरलोड बंद करने के लिए कांटे लगाए गए थे, अब वो कितना सक्सेसफुल है ये सभी को पता है। कि तो सरकार योजना तो बनाती है, आपकी सरकार ने योजना बनाई है कि टोल नाकों से ही चलाना है, यानी नेशनल जो टोल नाके हैं, टोल नाकों से जो चलान आएंगे वो आप उसी गाड़ी का दे सकते हैं जिस गाड़ी का नंबर प्लेट लगी हुई है। आप देखेंगे जैसे जैसे हम सिटी लिमिट से बाहर निकलते हैं, आप काफी सारे वाहनों पर तो नंबर प्लेट ही नहीं मिलती। तो जो वाहन बिना नंबर प्लेट के आ रहे हैं, क्या उन्होंने गलत फास्टैग लगा लिया। कई बार आप देखेंगे कि मेरी तो मोटरसाइकिल थी और मेरे तो ट्रक का चलान लग गया, जैसे ये हमारे प्रकरणों में हुआ। तो क्या होता है कि जो भी यूं कहे कि चोर चोरी करता है तो वो अपनी सारी हिफाजत करके चलता है कि मुझे ना पकड़, या पुलिस पकड़ भी ले तो मुझे उस पर किस तरह से प्रेशर बनाना है। तो जो ऑफेंस विजिबल नहीं है, जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे ओवरलोड की बात करेंगे, तो जो ओवरलोड ऑफेंस है वो कैमरे से तो पकड़ में आ नहीं सकता जब तक वाहन को खुलवाया ना चाहिए। ठीक है, गाड़ी के कागजात की जांच टोल प्लाजा पे हो सकती, पर जो अन्य ऑफेंसेस है, जैसे गाड़ी का स्पीड गवर्नर कानून करना, गाड़ी की स्पीड की बात करें तो स्पीड से कवर हो सकती है। हम बात करें कि गाड़ी का एक्सेल उठाना, हम बात करें कि गाड़ी में डीजल टैंक्स 2 या 1000 लीटर के आजकल जहाँ सस्ता डीजल मिलता है, तो मतलब बड़ी ही गाड़ी की फिटनेस खत्म हो जाती है, उसमें 1000 लीटर के डीजल टैंक मांग लिए जाते हैं आजकल वहां जोन में। और जहां बसों की बात करते हैं तो बसें ओवरलोड मांग नहीं कर सकती हैं, उनमें सीट्स अंदर ज्यादा है,
जहां तक टैक्स की बात करते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू सिटी का टैक्स लेते हैं। अब किसी बस में सीटों की क्षमता बढ़ाई हो या अंदर उसने माल भर दिया तो ये विजिबल ऑफेंस नहीं है। तो इनको कवर करने के लिए तो चेकिंग आवश्यक ही है और वो करी ही जानी चाहिए। आपके कार्यकाल में कई ऐसी गाड़ियां मिली जिसमें डबल नंबर लगे हो, एक गाड़ी के दो नंबर से गाड़ियां चढ़ गई हो, जी सर, ऐसे बहुत मामले हुए हैं। खासकर ये मामले बसेस में बहुत ज्यादा होते हैं और ऐसी गाड़ियां हमने सीज की। कुछ मैटर हाईकोर्ट से ही गए, पर आप जानते हैं हमारा तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। तो ठीक है, शुरू में जो सत्य की राह पर होता है उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमने भी केसेस बनाए, गाड़ियां सीज करी और उनके जैसे नंबर कुछ और बोलते थे, उन्होंने नंबर कुछ और लगा रखे थे। ऐसे केसेस बना के हमने प्रूव किए और कोर्ट के द्वारा जो वाहन स्वामी थे उन पर दंडात्मक कार्रवाई करी गई और आरटीओ विभाग के हमारे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी उन पर दंडात्मक कार्रवाई करी। जिस तरीके से ये जो प्राइवेट बसें चलती है ट्रैवल्स, इन पे जिस तरीके से गोलियां बन जाती है और लोडिंग करती है, इसकी चेकिंग के लिए किस तरह की परेशानी होती है? फिर इसमें देखिए सबसे बड़ी उसको चेक कर रहे हैं, उसमें सवारियां बैठी तो कुछ महिलाएं भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं और उनके द्वारा भी चेकिंग का विरोध किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल अधिकतर बसें राजस्थान में AR, QT इन नंबरों की चल रही है, तो वो लोग वहां फिटनेस कराते हैं। पर कई बार ये होता है कि उसकी फिटनेस होती नहीं है, तो हम उस बस को चेक करते हैं तो अगर उसमें कोई टैक्स मैटर निकलता है या बस की फिटनेस होके नहीं होती तो उनको सीज करने में हमें बड़ी भारी परेशानी का सामना करना। पर कई बार क्या होता है सर कि मर्स जब बुखार बढ़ जाता है तो कड़वी दवाई तो खानी पड़ती है उसे। तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर ये वाहन आगे जाएगा तो ये और ज्यादा दुर्घटना कारक हो जाएगा और सड़क के लिए बिल्कुल दुर्घटना कारक रहेगा, एक्सीडेंट कारक होगा। वो वाहन को हमारे द्वारा सीज भी किया जाता है। और जैसे कि सीजन में ये है कि टैक्सेशन में भी गाड़ियां सीज की जाती हैं और फिटनेस के लिए भी गाड़ियां सीज की जाती है, बाकी मानवीय आधार पर भी कई बार दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्रवाई करी जाती है। सरकार द्वारा क्या सभी आरटीओ जो अधिकारी हैं उनको मार्च के लिए कुछ टारगेट दिया जाता है? चित्तौड़गढ़ में आप हैं तो यहाँ से आपने कितना राजस्व लगाने में पहुंचा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि परिवहन विभाग एक महत्वपूर्ण राजस्व अर्जन का विभाग भी है और जहां तक हम परिवहन निरीक्षक की बात करते हैं तो ये जितना भी राजस्व है परिवहन निरीक्षक आरटीओ विभाग की एक तरह से बैकबोन कहा जाए, रीढ़ की हड्डी कहा जाए। और ये क्योंकि जितने भी लाइसेंस बन रहे हैं, आप ये मानिए कि अधिकतर को ये डर होता है कि पुलिस पकड़ने की, इंश्योरेंस में क्लेम नहीं बनेगा, इसलिए लाइसेंस लिए जाते हैं। और जहां तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो अब तो डीलर पर अनिवार्य हो गया, परंतु यही लगता है कि कुछ वाहन आज भी हमें से मिलते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ होता। तो जो रजिस्ट्रेशन से पैसा आ रहा है, जो लाइसेंसिंग से पैसा आ रहा है, वो सब इसीलिए आता है कि इंस्पेक्टर चेक करेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। तो इसी से सारा जो पैसा आ रहा है वो चेकिंग प्रणाली कि भविष्य में चेक हो जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और ये मानिए कि हाँ कानून में आज भी लोगों को विश्वास है कि हाँ पकड़े जाएंगे और हम बंद भी हो जाएंगे, हमारा वाहन बंद हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी राजस्व आ रहा है ये इसी कारण आ रहा है कि लोगों को कानून पर भी विश्वास है